हेलो, नमस्कार दोस्तों। आज अपन बात करते हैं एलसीएम एंड एचसीएफ। एलसीएम एचसीएफ अपन कैसे याद करते हैं, इससे संबंधित किस प्रकार के क्वेश्चन बनते हैं, इनके बारे में अपन चर्चा करेंगे। तो अपन देखते हैं लस एवं मस। अपना आज का टॉपिक नया टॉपिक है लस एवं लस एवं मस। लस एवं मस। तो एलसीएम एंड एचसीएफ, लस एवं मस किसे कहते हैं, इसको किस प्रकार अपन याद करते हैं, इसके बारे में अपन बात करते हैं। अपन लस मस की परिभाषा लेकिन इससे पहले दो प्रकार के शब्द है। एक होता है अपवर्त्य और एक होता है अपवर्तक। एक होता है अपवर्त्य। अपवर्त्य का मतलब होता है गुणज। जैसे 3 का अपवर्त्य तो 3 का गुणज, जैसे 3 का पहाड़ा बोलना होता है। और अपवर्तक का मतलब होता है गुणनखंड। अपवर्तक का मतलब क्या होता है, गुणनखंड। ये 2 पॉइंट पहले लिख लेते हैं, इसके बाद में अपन एलसीएम एवं एचसीएफ के बारे में लिखते हैं। अब सबसे पहले होता है अपवर्त्य। अपवर्त्य 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 को इसको अपन गुणज भी बोल सकते हैं। अपन इसको गुणज भी बोल सकते हैं। वह संख्याएं वे संख्याएं जो दी गई, वे संख्याएं जो दी गई संख्या से वे संख्याएं जो दी गई संख्या से पूर्णतः विभाजित हो जाती है। दी गई संख्या से पूर्णतः विभाजित हो जाती है। दी गई संख्या से पूर्णतः विभाजित हो जाती है। वे संख्याएं जो दी गई संख्या से पूर्णतः विभाजित हो जाती है, उस दी गई संख्या के अपवर्त्य या गुणज कहलाती है। क्या कहलाती है? वे संख्याएं जो दी गई संख्या से पूर्णतः विभाजित हो जाती है तो वह उस दी गई संख्या के अपवर्त्य या गुणज कहलाते हैं। अपवर्त्य अपन किसे बोलेंगे, मतलब इसका यह है कि अपन को ऐसी संख्याएं ढूंढनी है जो जिसमें 3 जैसे जिसका अपन अपवर्त्य निकाल रहे हैं उसका भाग उन सभी संख्याओं के अंदर पूरा जाना चाहिए। तो वह संख्या क्या होनी चाहिए, इसकी गुणज होनी चाहिए। जैसे अपन उदाहरण के तौर पे बात करें, जैसे मैंने 3 ले लिया तो 3 के अपवर्त्य की बात करें, 3 के अपवर्त्य 3 के अपवर्त्य 3 के अपवर्त्य। अपवर्त्य का मतलब गुणज, तो 3 के गुणज जैसे 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21। 3, 6, 9, 12, 15, 18 व 21। 3, 6, 9, 12, 15, 18 व 21। ये 3 के क्या हो गए, अपवर्त्य। अपवर्त्य का मतलब क्या कि इन सभी संख्याओं के अंदर 3 का भाग है जो पूरा जाएगा। 3 का भाग क्या जाएगा, पूरा जाएगा। तो ये क्या होता है, इससे अपवर्त्य से आपको मतलब ध्यान रखना है गुणज। क्या निकालना अपन को, उस संख्या का गुणज निकालना। इसके उदाहरण में मैं जैसे यहां 5 ले लेता हूं, तो अपन दोस्तों 5 की बात करें तो जैसे हो गए 5, 10, 15, 20, 25, 30, ऐसे क्रमवाइज अपन लिखते जाते हैं तो आगे संख्याएं बढ़ती रहती। तो ये क्या कहलाती है, 3 के अपवर्त्य कहलाती है। अपवर्त्य इसको बोलते हैं मल्टीप्लाई, इंग्लिश में इसको बोलते हैं मल्टीप्लाई। क्या बोलते हैं, मल्टीप्लाई। क्या बोलते हैं, मल्टीप्लाई।
मल्टीप्लाई। ठीक है, इंग्लिश में उसको बोलते हैं मल्टीप्लाई। ये हो गया अपवर्त्य। इसके बाद में अपवर्तक 2 नंबर है, अपवर्त्य हो गया, 2 नंबर है अपवर्तक। अपवर्तक मतलब फैक्टर, FACTOR, अपवर्तक फैक्टर। अपवर्तक फैक्टर वे संख्याएं जो किसी दी गई संख्या को पूर्णतः विभाजित कर दें। मतलब ऐसी संख्याएं आनी चाहिए, जैसे अपन अपवर्तक के अंदर ऐसी संख्याएं आएगी जो दी गई संख्या है, अपन जैसे बड़ी संख्या लेनी पड़ेगी इसमें, जैसे 15 है, 18 है, 20 है, तो उन अपवर्तक ऐसी संख्याएं आएगी जो दी गई संख्या को पूर्णतः विभाजित कर दे। मान लो यहां 15 ले लेते हैं अपन, क्या ले लेते हैं, 15 ले लेते हैं। 15 के अपवर्तक याद करेंगे तो 15 के गुणनखंड, अपवर्तक का मतलब क्या है, गुणनखंड। अपवर्तक से आप इसमें ये भी साथ में लिख लो, इसका अपवर्तक गुणनखंड, इसका क्या समझना है, गुणनखंड। ठीक है, तो अपन 18 के गुणनखंड करते हैं, तो जैसे 1 है, 2 है, 3 है, 6 है, 9 है और 18 है, ये इसके क्या हो गए, अपवर्तक हो गए। अपवर्तक मतलब इन सभी संख्याओं का भाग है जो 18 के अंदर पूरा का पूरा जाएगा, ये 18 के क्या हो गए, अपवर्तक। अपवर्तक वे संख्याएं, वे संख्याएं जो दी गई संख्या, वे संख्याएं जो दी गई संख्या को पूर्णतः विभाजित कर दें, जो दी गई संख्या को पूर्णतः क्या कर दें, विभाजित कर दें। तो इसमें उदाहरण के तौर पे अपन बात करें, जैसे 18 के अपवर्तक, 18 के अपवर्तक आप ले लो, 16 के ले लो, 15 के ले लो। तो एक तो सब में आता है, एक के बाद 2 का, 2 के बाद 3 का, 3 के बाद अपन किसका देंगे, 4, 5 का नहीं जाएगा, 6 का, 6 के बाद अपन किसका देंगे, 9 का, और 9 के बाद 18 खुद का। ठीक है, 16 में 2 का दे दिया, 2 का, उसके बाद 3 का नहीं जाएगा, 4 का, 5, 6 का नहीं जाएगा, 8 का, और वापस 16 का। ये क्या हो गए, अपवर्त्य। इस प्रकार है ये अपवर्तक और अपवर्त्य। तो दोस्तों आपको ध्यान रखना, यदि अपवर्त्य हो तो मतलब गुणा करना है, और अपवर्तक हो तो क्या करना है, गुणनखंड करना है। ठीक है, अपवर्त्य और अपवर्तक के बारे में ध्यान रखना है। इसके बाद में अपन बात करते हैं एलसीएम और एचसीएफ के बारे में। एलसीएम किसे कहते हैं और एचसीएफ किसे कहते हैं। अब जैसे आप देखो, ये 15 का लिखना है, 15 का 1, उसके बाद में 2 का नहीं जाएगा, 3 का, और 5 का, और 15। ठीक, इसके बाद में अपन बात करते हैं लस के बारे में। लस क्या, लस लघुत्तम समापवर्त्य। लघुत्तम समापवर्त्य, शॉर्टकट इसको बोलते हैं अपन लस। शॉर्टकट क्या बोलते हैं, लस, लास्ट कॉमन, लास्ट कॉमन मल्टीप्लाई। ये नहीं है, लास्ट कॉमन मल्टीप्लाई, इसको लिखते हैं एलसीएम। क्या लिखते हैं, कैसे लिखेंगे दोस्तों, एलसीएम लिखेंगे इसको इंग्लिश के अंदर अपन, एलसीएम, लास्ट कॉमन मल्टीप्लाई। एलसीएम लास्ट कॉमन मल्टीप्लाई।
दो या दो से अधिक संख्याओं का लसअ। लसअ क्या होता है? वह छोटी से छोटी संख्या जिसमें दी गई सभी संख्याओं का भाग पूरा पूरा चला जाएगा। जिसमें जिसके अंदर जो भी संख्याएं दी होगी उन सभी का भाग उस संख्या के अंदर लसअ अपन जो निकालेंगे उस संख्या के अंदर इन सभी संख्याओं का भाग पूरा पूरा चला जाएगा। उसको अपन क्या बोलेंगे? एलसीएम। ठीक है, एलसीएम इसकी अपन परिभाषा लिखें। वह छोटी से छोटी संख्या, वह छोटी से छोटी संख्या जिसमें दी गई सभी संख्याओं का भाग पूरा पूरा चला जाए। जिसमें दी गई सभी संख्याओं का भाग पूरा पूरा चला जाए, वो क्या होता है? एलसीएम होता है। ठीक है, अपन मान लो एलसीएम निकाल रहे हैं क्वेश्चन के तौर पे या उदाहरण की बात करें, जैसे संख्या लिखते हैं 6, 8, 12 का 6, 8, 12 का एलसीएम। किसकी बात करें? 6, 8, 12 का एलसीएम। 6, 8, 12 तीन संख्याएं हैं, इनका क्या निकालना है? एलसीएम। ऐसी संख्या निकालनी है जिसमें 3 का जैसे 6 का भाग भी पूरा पूरा जाएगा, 8 का भाग भी पूरा पूरा जाएगा और 12 का भाग भी पूरा पूरा जाएगा। इसको निकालने की दो विधियां हैं, एक गुणनखंड विधि और एक भाग विधि। कौन सी विधि? एक तो गुणनखंड विधि आती है और एक अपन भाग विधि। दोनों विधियों से अपन निकाल सकते हैं। ठीक है, तो इसको अपन भाग विधि से जैसे बात करें, इनका अपन को क्या निकालना है? एलसीएम निकालना है। तो सबसे पहले देखो, ये संख्या है अपनी 6, 8 और 12। इसमें दोस्तों सबसे पहले अभाज्य संख्याओं का ही भाग देना है। सबसे पहले छोटी संख्या का भाग देना, उसके बाद क्रमवाइज बढ़ते जाना, लेकिन संख्या सभी अभाज्य होनी चाहिए। अभाज्य संख्याओं का इसमें भाग देना है। ठीक है, इसके बाद इसमें जैसे सबसे पहले अपन 1 का भाग तो सब में जाता, कोई मतलब नहीं, छोड़ देते। सबसे पहले दूसरी बात करते हैं 2 का भाग। 2 का भाग 6 में कितनी बार गया? 3 बार, 8 बार और इसमें 6 बार। 2 का भाग 6 में 3 बार गया, 4 में 8 बार गया, 8 में 4 बार गया और 12 के अंदर 6 बार गया। 2 का भाग मतलब संख्या को क्या करना? जो है उसकी आधी करना। वापस 2 का चला जाएगा, 3 में नहीं जाएगा तो 3 का 3 रह जाएगा। इसके बाद में 4 का आधा हो जाएगा और इसका भी 3 हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद में इसमें और 2 का जाएगा, 3 का 3 रहेगा, 2 की जगह 1 हो गया और यहां पे 3 का 3 रहेगा। वापस अपन 3 का देंगे तो यहां पे भी 1 हो जाएगा, यहां पे भी 1 और सब जगह 1 हो जाएगा। अब इधर जो भी संख्या आई, इन संख्याओं का अपन को क्या करना है? आपस में गुणा करना है। गुणा करने पर जो संख्या आएगी वो क्या आ जाएगी? एलसीएम। ठीक है, एलसीएम बराबर 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3। एलसीएम बराबर 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3। 2 दूनी 4, 4 दूना 8 और 8 तेरी 24। कितना आ रहा है अपना एलसीएम दोस्तों? 24 आ रहा है। कितना आ रहा है? 24। तो 24 के अंदर आप भाग देखे, देखो एलसीएम की परिभाषा क्या थी? वह छोटी से छोटी संख्या। अब यहां कहीं पे भी क्वेश्चन के अंदर एलसीएम एचसीएफ में छोटी से छोटी संख्या आती तो वहां पे आपको याद क्या करना है? संख्या तो बड़ी आ रही है इन सबसे, लेकिन आपको याद एलसीएम करना है। ये ध्यान रखना है। वो बोलेगा छोटी से छोटी मतलब सबसे छोटी है, इससे छोटी कोई ऐसी कोई संख्या नहीं है जिसमें इन तीनों का भाग पूरा पूरा चला जाए, इसलिए वो छोटी से छोटी बोलते हैं। ठीक है, क्वेश्चन में इसलिए छोटी छोटी बोला जाता है। छोटी छोटी 24 में 6 का भी जाएगा, 8 का भी जाएगा और 12 का भी जाएगा। ये हो गई छोटी से छोटी संख्या। इसकी ये विधि है भाग विधि, एलसीएम याद करने की का एलसीएम भाग विधि। कौन सी विधि?
भाग विधि, ये भाग विधि हो गई। ये जैसे इसके साथ में मैं दूसरी करा देता हूं, यहां पे लिख देता हूं ये भाग विधि है 1 नंबर। ये आपके हो गई भाग विधि, ठीक है। यहां अपन बात करते हैं गुणनखंड विधि की। किसकी बात करते हैं? गुणनखंड विधि। गुणनखंड विधि कौन सी विधि? गुणनखंड विधि। गुणनखंड विधि में क्या करते हैं? सबसे पहले अपन संख्याओं का क्या करते हैं? गुणनखंड करते हैं। क्या करते हैं? गुणनखंड। 6 का 2 इंटू 3, 8 का 2 इंटू 2 इंटू 2 और 12 का 2 इंटू 2, 2 2 4 और इंटू 3, 4 3 12। इसमें सबसे पहले एलसीएम निकालना, तो अधिकतम घात का गुणा करेंगे। क्या करेंगे? यहां पे 2 की पावर 1 और 3 की पावर भी 1, यहां पे 2 की पावर 3 और 2 की पावर 3 ही हो गई। इसके बाद में यहां पे 2 की पावर 2 और 3 की पावर 1। तो इसमें सबसे पहले अधिक कौन सी पावर है? 2 की पावर अधिकतम कितनी है? 3 है, और 3 की पावर अधिकतम कितनी है? 1 है। तो अपन इसका एलसीएम निकालेंगे। यदि अपन इसका एलसीएम निकालते हैं तो एलसीएम बराबर 2 की पावर 3 इंटू 3 की पावर 1, 2 का गुणा 3 बार, 2 इंटू 2 इंटू 2 गुणा 3 बराबर 24। बराबर कितना आ गया? 24 आ गया। कितना आ गया? 24। ये इसकी दो विधियां, जिसमें जो भी आपको सरल लगे। इसमें जो अधिकतम घात आती है एचसीएफ के अंदर अपन बात आगे करते हैं, छोड़ न्यूनतम घात लेंगे, और एलसीएम के अंदर अपन अधिकतम घात लेंगे। इसमें जो भी आपको सरल लग रही वो अपन लिख सकते हैं, ठीक है। ये इसकी भाग विधि है, और ये 2 नंबर गुणनखंड विधि। ये 1 नंबर और ये 2 नंबर, एक भाग विधि और एक गुणनखंड विधि। ये था एलसीएम। एलसीएम के बाद आता है एचसीएफ। क्या आएगा? एचसीएफ। ये जैसे देख लो, आपको सब दिख जाएगा। इसके बाद में अपन बात करते हैं एचसीएफ के बारे में। महत्तम समावर्तक। महत्तम महत्तम समावर्तक। महत्तम समावर्तक मस एचसीएफ। महत्तम समावर्तक मस एचसीएफ। एचसीएफ इसमें हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर एचसीएफ, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर एचसीएफ, ठीक है। इसको अपन शॉर्टकट में एचसीएफ लिखते हैं, इंग्लिश में जैसे हाईएस्ट कॉमन फैक्टर हो गया, और महत्तम समावर्तक मस। मस वह बड़ी से बड़ी संख्या होती है जिसका भाग दी गई सभी संख्याओं में पूरा पूरा चला जाए। मसब क्या होता है? वह बड़ी से बड़ी संख्या होती है जिसका भाग दी गई सभी संख्याओं के अंदर, जो भी संख्याएं दी होती है उसके अंदर पूरा पूरा चला जाता है, ठीक है। इसकी अपन बात करते हैं। मसब वह बड़ी से बड़ी संख्या, वह बड़ी से बड़ी संख्या, वह बड़ी से बड़ी संख्या जिसका भाग दी गई
सभी संख्याओं में दी गई सभी संख्याओं में पूरा पूरा चला जाए, जिसका भाग दी गई सभी संख्याओं के अंदर पूरा पूरा चला जाए। मतलब उदाहरण से अपन बात करें, जैसे अपन उदाहरण लेके मैं आपको बताऊं, ये जैसे ये उदाहरण कोई भी 2-3 संख्या लेते हैं, जैसे 12, 18, 24। 12, 18, 24 का एचसीएफ याद करो। 12, 18 व 24 का एचसीएफ याद करो। 12, 18 व 24 का एचसीएफ याद करो। एचसीएफ याद करने की भी 2 विधियां हैं, एक गुणनखंड विधि और एक भाग विधि। गुणनखंड विधि में भी अपन चर्चा करते हैं और भाग विधि से भी अपन याद करते हैं। सबसे पहले अपन भाग विधि से देखते हैं। इसकी भाग विधि, गुणनखंड विधि और भाग विधि। भाग विधि में आपको बताता हूं दोस्तों, 1 नंबर भाग विधि। कौन सी विधि? भाग विधि। भाग विधि में क्या होता है, जैसे ये 3 संख्या लिखी थी, इसमें से अपन को एक छोटी संख्या लेनी है और छोटी वाली संख्या का बड़ी वाली संख्या में भाग देना है। क्या करना है? छोटी वाली संख्या का बड़ी वाली संख्या में भाग देना है। फिर क्या करना है, जैसे देखो इधर साथ में समझते जाते हैं अपन। छोटी संख्या इसमें क्या है? 12 है। अपन 12 का भाग 18 में दे रहे हैं। किसमें दे रहे हैं? 18 में। 12 का भाग 18 में एक बार जाएगा, जो शेष एक बार चला गया, और कितनी बार गया? 12 बार, और शेष कितने बचे? 6। अब जो शेषफल बचता है, ये क्या है? भाज्य है, ये भागफल है, और ये क्या है? भाजक है। ये क्या है? भाजक है, और ये क्या है? शेषफल है। अब जो भाजक है, जो शेषफल बचता है, शेषफल का भाग अपन को वापस किसमें लगा देना है? भाजक के अंदर। किसके अंदर लगा देना है? भाजक के अंदर। भाजक क्या है? इसमें 12 है, तो इसमें अब अपन को क्या करना है? इस जो भाज्य है, भाज्य की जगह अपन क्या लिख देंगे? 12 लिख देंगे। अब अपन ने 12 लिख दिया। अब 6 का भाग 12 के अंदर दो, शेषफल 0 आता है, तो 0 आने पर अपन क्या मानेंगे? इसका मासा यही है। अब शेषफल 6 से अब 6 का भाग दे रहे हैं, तो 6 गुणा 2 12 हो जाते हैं, तो 12 शेषफल 0 आ गया। तो इसका 12 और 18 का एचसीएफ तो 6 आ गया। 12 और 18 का एचसीएफ तो 6 आ गया, लेकिन इनका एचसीएफ तो 6 आ गया, लेकिन इसमें अपन बात करें 24 में भी 6 का भाग क्या जाना चाहिए? पूरा पूरा जाना चाहिए। 0 किस पे आया है? 6 पे। जिस पे 0 आया उसका भाग दूसरी वाली संख्या में भी दो। अपन ने 2 संख्याओं से शुरुआत की और तीसरी संख्या 1 बची। इसकी जगह 4 संख्या भी हो सकती है, 5 संख्या भी हो सकती है, अनबल कितने भी संख्या हो, उन सब में उन जिस संख्या से जो भागफल 0 आया है, उन सब में उस संख्या का क्या जाना चाहिए? सब के अंदर भाग पूरा पूरा जाना चाहिए। ठीक है। अब जैसे भाग पूरा पूरा जाना चाहिए, तो इसमें 24 में भी 6 का भाग जाना चाहिए। 24 में भी 6 का भाग जा रहा है। 24 में भी 6 का भाग पूरा पूरा जाना चाहिए, और 24 में भी क्या जा रहा है? 6 का भाग पूरा पूरा जा रहा है। ठीक है। यदि 24 में भी 6 का भाग पूरा पूरा जा रहा है, तो इसका मतलब क्या आ जाएगा? 6 आ जाएगा। मास बराबर 6। मास बराबर क्या आ गया? 6। ये कौन सी विधि थी? भाग विधि। इसको यदि अपन गुणनखंड विधि से करते हैं, क्या करते हैं? गुणनखंड विधि से। यदि गुणनखंड विधि से अपन करते हैं, 2 नंबर गुणनखंड विधि। गुणनखंड विधि। कौन सी विधि? गुणनखंड विधि। इसमें कौन कौन सी संख्या लेते हैं? सेम संख्या से ही बात कर लेते हैं अपन। 12, 18 और 24। 12 का गुणनखंड करते हैं। 2 का 2 बार दिया, 6 में 2 बार दिया, और 3 बार। 18 का 2 का दिया, 9 बार, 9 में 3 का, 3 में 3 का, 3 3 9, 9 दूना 18। 24 2 का दिया,
12 बार 12 में 2 का दिया 6 बार, 6 में 2 का दिया 3 बार, 3 में 3 का, 8 3 24। तो इसमें अपन बात करते हैं कॉमन संख्या क्या है। तो इसमें जो कॉमन संख्या है वो 3 है और 2 है। कॉमन सब में क्या आ रहा है, 3 और 2 आ रहा है। अधिकतम इसकी न्यूनतम घात लेंगे अपन, क्या लेंगे, 3 की पावर 1 और 2 की पावर भी 1। अधिकतम घात नहीं लेनी है। एलसीएम में अपन अधिकतम घात ले रहे थे और एचसीएफ में क्या, कौन सी घात लेनी है, न्यूनतम घात अपन को लेनी है। तो इसका अपन निकालते हैं एलसीएम। एलसीएम नहीं, सॉरी, एचसीएफ बात कर रहे थे अपन। एचसीएफ क्या निकाल रहे हैं, एचसीएफ। एचसीएफ बराबर 2 × 3 बराबर 6। एचसीएफ बराबर 2 × 3 बराबर 6। तो एचसीएफ याद करने की भी 2 विधियां हैं और एलसीएम याद करने की भी 2 विधियां हैं। एचसीएफ भी अपन 2 विधि से याद कर सकते हैं, गुणनखंड विधि और भाग विधि, और एलसीएम भी अपन 2 विधि से याद करेंगे, गुणनखंड विधि और भाग विधि। इसके बाद में अपन बात करते हैं जो भिन्नें होती है, भिन्नों का अपन एलसीएम और एचसीएफ किस प्रकार निकाल सकते हैं। भाई अपन ने इसका निकाला ऐसा साधारण संख्याओं का। तो यदि संख्या भिन्न के रूप में भी आ सकती है तो भिन्नों का लस तथा मस, भिन्नों का लस तथा भिन्नों का लस तथा मस, भिन्नों का लस तथा मस, भिन्नों के लसप तथा मसप के बारे में अपन बात करें तो इसमें क्या होता है, यदि भिन्नों का अपन को लस निकालना होता है, अपन निकालते हैं भिन्नों का लसप। भिन्नों का लसप बराबर भिन्न में अंश और हर होते हैं, अंशों का लस बटे हरों का मस। एक फॉर्मूला ये बन गया। भिन्नों का मस। तो जो याद करना है वो अंशों का निकालना है। क्या करना है, जो याद करना है वो अंशों का, अंशों का मस बटे हरों का लस। जो याद करना है वो किसका निकालना है, अंशों का निकालना है। भिन्नों का मस बराबर अंशों का मस और हरों का लस। भिन्नों का लस बराबर अंशों का लस बटे हरों का मस। ठीक है। यदि दशमलव संख्या भी आ सकती है, इसमें कौन सी संख्या आ सकती है, यदि इसमें दशमलव संख्या हो, यदि दशमलव संख्या का अपन लस और मस याद करते हैं तो दशमलव संख्याओं को लस और मस याद करने के लिए दशमलव संख्याओं को पहले अपन भिन्नों के रूप में चेंज करते हैं और भिन्नों के रूप में बदलने के बाद उसको अपन लस और मस याद कर सकते हैं। ठीक है। दशमलव संख्याओं का लस एवं मस, इसके क्वेश्चन अपन करेंगे। इससे पहले ये फॉर्मूले आपको याद होने चाहिए। यदि कुछ नहीं है, लसअप मसअप निकालना, गुणनखंड विधि से निकालो चाहे भाग विधि से निकालो, लेकिन यदि लसअप याद करना है तो अंशों का लसअप निकालना है और मसअप याद करना तो अंशों का मसअप निकालना है। ठीक है। इसके बाद में भिन्नों का अपन निकालते हैं तो भिन्नों का निकालने के लिए भिन्नों को क्या करते हैं, सबसे पहले अपन जो भी भिन्न आती है उसको सबसे पहले दशमलव संख्याओं का अपन निकालते हैं। तो दशमलव संख्या जो पहले संख्या आती है तो दशमलव संख्याओं को पहले अपन को अब जैसे ये 0.5 आ गई संख्या, ये 0.7 हो गई, तो इन संख्याओं का अपन को एलसीएम एचसीएफ निकालना है। तो सबसे पहले अपन इन संख्याओं को किसमें बदल देंगे, भिन्न के रूप में। ये जैसे भिन्न के रूप में बदल दिया। अब मेरे को एलसीएम पूछा तो 5 7 का एलसीएम निकाल दो और 10 का एचसीएफ निकाल दो। क्या निकाल दो, एचसीएफ निकाल दो। ये इसका होता है सिस्टम। ठीक है। इस प्रकार अपन क्या करते हैं, इसको चेंज करते हैं। तो इसके बाद में दो संख्याओं के लस तथा मस में आपस में संबंध होता है। जब दो संख्या होती है, दो संख्याएं और उनका जो लसअप और मसअप होता है उसके बीच में आपस में क्या होता है, एक संबंध होता है। इस संबंध के बारे में अपन बात करते हैं।
दो संख्याओं के लस तथा मस, दो संख्याओं के लस एवं मस में संबंध, दो संख्याओं के लस तथा मस में आपस में संबंध। दो संख्याओं का जो लस और मस होता है उसके आपस में संबंध होता है। इसमें संबंध ये होता है पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या, पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या बराबर लस गुणा मस। पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या बराबर लस गुणा मस है। इसकी सहायता से अपने पास चार फॉर्मूले बनेंगे। कितने बनेंगे? चार फॉर्मूले इसकी सहायता से अपन बना सकते हैं। इनके बीच में यह संबंध होता है और इस संबंध की सहायता से अपन कितने फॉर्मूले बना देंगे? चार फॉर्मूले जो अपने पास में बनेंगे। यदि अपन को याद करनी है पहली संख्या, क्या याद करनी है? पहली संख्या याद करनी है तो लस गुणा मस बटे दूसरी संख्या, लस गुणा मस बटे दूसरी संख्या। एक फॉर्मूला ये बन गया। दूसरा, दूसरी संख्या अपन को याद करनी है। यदि दूसरी संख्या याद करनी है तो लस गुणा मस बटे पहली संख्या बटे पहली संख्या। अब अपन को यदि याद करना है लस, क्या याद करना है? लस। और दूसरा याद यदि अपन को करना है मस। यदि अपन को लस याद करना है तो फर्स्ट संख्या इंटू सेकेंड संख्या बटे मस। क्या लिखना है? मस। यदि अपन को मस याद करना है तो फर्स्ट संख्या इंटू सेकेंड संख्या बटे लस। इन संख्याओं के संबंध से दोस्तों चार क्वेश्चन बने, चार फॉर्मूले बने। ये एक फॉर्मूला है, देखो पहली संख्या इंटू दूसरी संख्या बराबर लस इंटू मस। इसमें से यदि लस पूछे तो लस के साथ में जो मस इधर भाग में है तो वो गुणा भाग, इधर गुणा में तो पक्षांतरण करेंगे, बराबर से आगे पक्षांतरण करेंगे तो वो किस में चला जाएगा? भाग में चला जाएगा। इस प्रकार आपको ध्यान रखना है। इससे संबंधित अपन नेक्स्ट क्लास में क्वेश्चन भी करेंगे। आज के लिए जैसे ये पहली संख्या याद करनी तो ये फॉर्मूला आपको लस गुणा मस, दूसरी संख्या लस गुणा मस बटे पहली संख्या, और लस याद करना तो किस प्रकार ध्यान रखना और मस याद करना तो किस प्रकार ध्यान रखना। इससे आगे अपन नेक्स्ट क्लास में बात करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।